आज हम बात करेंगे पूर्व एनएसजी कमांडो निकला किस तरीके से नशा तस्कर। पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे तेलंगाना और उड़ीसा तक फैला था नशे का कारोबार। इसके अलावा झांसी में एक दादी अपने परिवार को छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। झांसी में एक दादी अपने परिवार को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई। दादी अपने साथ घर में रखे हुए 40,000 रुपए की रकम और बहुओं की ज्वेलरी भी साथ ले गई। अब पीड़ित पति ने पुलिस से शिकायत करके अपनी पत्नी की सकुशल वापसी के लिए गुहार लगाई। प्रेमी संग फरार, 2 पोतों की दादी। जेवर और 40,000 भी लेकर भागी दादी। प्यार एक ऐसा रोग है जो कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो जाता है। ऐसा ही नया मामला यूपी के झांसी से सामने आया, जहां एक दादी को इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि वो 35 साल के प्रेमी संग भाग गई। ये अजीबोगरीब प्रेम कहानी मऊरानीपुर थाना इलाके की है। गांव स्यावरी का कांता प्रसाद अपने परिवार संग रहते हैं। घर पर पत्नी, 2 बेटे, 2 बहुएं और 2 पोते हैं, मगर इन दिनों वो अपनी पत्नी के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं। कांता प्रसाद की पत्नी सुखवती अपने 35 साल के प्रेमी अमर सिंह संग भाग गई है। बहू से बोली कि वो तुम्हारी वो डिलीवरी की सौदा ले जा रहे। बहू के पास रखे थे 40,000 रुपये हमारे, तो बहू से पैसा लेके वो बोली के जी मालिक न हती चीजें वास्ते जो कसी हती 40,000 रुपया लेगी सब, वो चीजें 2 बंगों निकलेगी। मजदूरी कहते हैं सब। कांता प्रसाद के मुताबिक कांता प्रसाद पत्नी संग एमपी के भिंड में ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है। 2.5 साल पहले मजदूरी के दौरान ही उनकी पत्नी सुखवती और प्रेमी अमर सिंह की मुलाकात हुई। पत्नी सुखवती छिपते छिपाते अमर से मिलती रही। कुछ दिनों पहले जब कांता प्रसाद अपने बेटे का इलाज कराने झांसी गए हुए थे, तभी सुखवती ने मौका पाकर घर से गहने और लगभग 40,000 रुपए नकदी लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। अमर कौन है, क्या करता है? अमर यानी हम लोग गए थे गुम्मा पारने, जब से इसकी सेटिंग बैठ गई साथ। कहाँ पे गए थे? जो गए थे हम भिंड मुरैना। हाँ अच्छा। जब इसे मैं गए, जब इसे निकल लोगों की सेटिंग बैठी और जब से बात कर, तो हमें तो टाइम मिल वहाँ से भाग आए। हाँ फिर हम भागे आए, फिर इसने तेवी डेला डाला। कितने साल से बात चल रही थी? वो तो कम हम 2-3 साल हो गए करीब। अब पीड़ित पति ने मऊरानीपुर थाने में तहरीर दी है। पीड़ित पति और परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार सुखवती और आरोपी प्रेमी अमर की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कानपुर में जीआरपी को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जीआरपी ने 1.5 करोड़ के 300 से ज्यादा चोरी किए हुए और खोए हुए मोबाइल फोन्स बरामद किए और इन मोबाइल्स को उनके मालिकों को भी सौंप दिया गया। कानपुर में जीआरपी की सबसे बड़ी बरामदगी। ट्रेनों में चोरी हुए 1.5 करोड़ के फोन किए बरामद। खोए हुए फोन पाकर लोगों ने कहा थैंक यू। यूपी के कानपुर में जीआरपी ने अब तक की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 300 से ज्यादा चोरी और खोए हुए एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये सभी फोन सफर के दौरान यात्रियों से चुराए गए थे। बरामद फोन की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जीआरपी की 10 विशेष टीमों ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और झारखंड के अलग अलग इलाकों से ये फोन जब्त किए हैं। ये जीआरपी कानपुर की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। वहीं गुम हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये मेरे माताजी का मोबाइल है। आज से 6 महीने पहले ट्रेन में खो गया था। मैं ये उम्मीद छोड़ चुका था कि ये दोबारा मोबाइल मिलेगा मुझे। मैंने विश्वास ही छोड़ दिया था, लेकिन जीआरपी पुलिस की टीम ने मोबाइल को ढूंढ निकाला और वो खुशी के आंसू आज मुझे आ गए, क्योंकि सर ने जो वादा किया था आज मुझे ढूंढ के मोबाइल मेरे हाथ में दे रखा है। तो मैं बहुत खुश हूँ, पूरी पुलिस टीम के लिए बहुत खुश हूँ। बता दें कि ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों के मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायतें बढ़ रही थी। इनमें से ज्यादातर फोन चोरों दिल्ली एनसीआर, बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और झारखंड के रांची, धनबाद जैसे क्षेत्रों में बेचे जाते थे। इनमें से कई फोन IMEI नंबर बदलकर या स्क्रीन रिप्लेसमेंट के बाद बाजार में बेचे जाने की तैयारी थी।
पुलिस ने कानपुर सेंट्रल, फनकी और किदवई नगर स्टेशनों के आसपास के चोर नेटवर्क पर नजर रखी। जीआरपी ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर कई महीनों से चल रही निगरानी के बाद ये छापेमारी की। वहीं जीआरपी की सफलता का श्रेय क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम के सहयोग को दिया जा रहा है। मेरे पीछे ठीक लगी इस फोनों की प्रदर्शनी को देखकर आप ये मत समझिएगा कि जीआरपी पुलिस ने कोई कैंप लगाया है ताकि लोगों को त्योहारों पर मोबाइल दिया जा सके, बल्कि ये जो प्रदर्शनी है ये मोबाइलों की नहीं है, बल्कि उन लोगों की ये एक भावनाएं जुड़ी हैं जिनके मोबाइल रेलवे में यात्रा के दौरान या तो खो गए हो या किसी ने छीन लिए हो। ऐसे में जीआरपी की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा मोबाइलों को यहाँ बरामद किया है। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की ये मोबाइल बताए जा रहे हैं और ऐसे में पुलिस की टीम इनके साथ मौजूद है। इनके चेहरे की खुशी, कुछ की भावुकता देखी जा सकती है, क्योंकि फोन सिर्फ एक फोन नहीं, भावनाएं होती हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस अन्य खोए हुए मोबाइल्स को कब और कैसे बरामद करती है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। देश के कई शहरों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, राजस्थान से भरतपुर, सीकर में भी बच्चों की मौत की खबर है। फिलहाल मौतों का कारण किडनी में इंफेक्शन भी बताया जा रहा है। मासूमों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला जारी। शुरुआती जांच के बाद कफ सिरप पर बैन। देश के कई शहरों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा, राजस्थान से भरतपुर, सीकर में भी बच्चों की मौत की खबर है। ऐसी भी खबर है कि सिरप पीते ही बहुत सारे मासूम बच्चे बेहोश भी हो गए। एमपी के छिंदवाड़ा में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां 9 बच्चों की मौत हुई है। छिंदवाड़ा के परासिया और आसपास के इलाकों में बच्चों में सामने आ रहे किडनी इन्फेक्शन के मामलों में जहां एक सिरप को प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने बैन किया है, तो डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी क्यों हो रही है, इसकी जांच अभी की जा रही है। मौत का कारण फिलहाल किडनी में इन्फेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन बीमारी की असली वजह का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगा। एंटीकोल्ड सिरप लिखा, जो इसमें जो फोटो दिखाई गई है उसमें एंटीकोल्ड सिरप है, जो तो पिछले कई सदियों से लोग वहाँ लिखते हैं, और वही दवाई जो जिस कंपनी की बात करते हैं वो पिछले 10 सालों से चल रही है, और वही दवाई लिख रहे हैं। इसमें कहीं कोई दूर दूर तक कोई वो नहीं है। वहीं राजस्थान में भी कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरें सामने आई। प्रशासन की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है कि भरतपुर और सीकर में हुई 2 बच्चों की मौत सिरप पीने से नहीं हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को ही डेक्स्ट्रोमेटोरफन दवा नहीं खिलाई गई थी। हालांकि एक बच्चे को खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखी गई थी। इस बीच एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी दवा ना ले। साथ ही डॉक्टर्स को भी प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी गई है। परिजनों का आरोप है कि सिरप पिलाने के बाद ही बच्चे की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अब 2 राज्यों में कफ सिरप की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एमपी और राजस्थान में लगातार सामने आ रहे मामलों ने ग्रामीण और मरीजों में कफ सिरप पीने का डर सताने लगा है। वहीं पीड़ित परिजन अब दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और इस सिरप की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। राजस्थान की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गांजा तस्करी के सरगना बजरंग सिंह को गिरफ्तार किया, जो पूर्व एनएसजी कमांडो है। वो ओडिशा, तेलंगाना से गांजा लाकर राजस्थान में नेटवर्क चला रहा था। राजस्थान में पूर्व एनएसजी कमांडो निकला नशा तस्कर। तेलंगाना और ओडिशा तक फैला था नशे का कारोबार। राजस्थान एटीएस ने तस्करों को किया गिरफ्तार। राजस्थान की एटीएस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक संयुक्त अभियान में गांजा तस्करी के मुख्य सरगना बजरंग सिंह को गिरफ्तार किया, जो एनएसजी का पूर्व कमांडो रहा है और 26/11 अटैक के समय मुंबई के ताज होटल में चलाए गए ऑपरेशन में शामिल भी रहा है। राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला आरोपी बजरंग ओडिशा और तेलंगाना से गांजा लाकर राजस्थान में अपना नेटवर्क चला रहा था। इस शातिर तस्कर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बजरंग इतना चालाक था कि वो मोबाइल का कम इस्तेमाल करता, बार बार ठिकाने बदलता और किसी स्थानीय पर भरोसा नहीं करता था। हालांकि कई महीनों की कड़ी मेहनत और निगरानी के बाद
राजस्थान एटीएस ने फिल्मी अंदाज में उसे धर दबोचा। उसके पास से 200 किलो गांजे की खेप भी बरामद हुई है। नशे के विरुद्ध महासंग्राम, और यही है एनटीएफ का काम। नशे के सौदागरों, जहर के कारोबारियों और मादक द्रव्यों की तस्करी के स्वयंभू सरगनाओं सरताजों पर कुठाराघात करने, लगातार कहर बरपाने का सिलसिला जारी है एनटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीमों का। और इसी की अगली कड़ी के रूप में लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है एटीएस और एनटीएफ की संयुक्त टीमों ने। ऑपरेशन गांजनेय चलाकर उड़ीसा और तेलंगाना से राजस्थान में गांजे की तस्करी के एक मुख्य सरताज बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी फतेहपुर सीकर को बड़े परिश्रम के बाद गिरफ्तार कर सकने में इन टीमों को एक शानदार सफलता अर्जित हुई है। बजरंग सिंह की कहानी चौंकाने वाली है। पढ़ाई छोड़कर वो बीएसएफ में भर्ती हुआ और अपनी पहलवानों जैसी कदकाठी और जुझारूपन के कारण एनएसजी कमांडो बन गया। बजरंग ने 7 साल तक आतंकवाद रोधी अभियानों में हिस्सा लिया और 2008 के 26/11 मुंबई हमले के दौरान ताज होटल ऑपरेशन में वो शामिल भी था। लेकिन 2021 में रिटायरमेंट के बाद वो अपराध की राह पर चल पड़ा। अपराधियों के साथ जुड़कर उसने गांजा तस्करी का रास्ता चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। आगरा में अचानक खड़ी थार में आग लग गई। महिला जिला अस्पताल के परिसर में खड़ी थी। थार 5 मिनट में जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। तो अचानक ही इस गाड़ी में आग लग गई। महिला जिला अस्पताल के परिसर में ये थार गाड़ी खड़ी थी और देखते देखते आग का गोला बन गई। 5 मिनट के अंदर ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। अस्पताल परिसर में जिसने भी इसे देखा वो दहशत से भर उठा। महिला वार्ड के सामने ये गाड़ी पार्क थी, थार गाड़ी, जिसमें अचानक ही आग लग गई और देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर ये पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। यूपी के सीतापुर और एमपी के खरगोन में कुछ ऐसा हुआ जो हैरान कर देगा। आरएसएस का पथ संचलन चल रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि लोग सन्न रह गए। इधर गरबा में एक महिला डांस करते हुए गिरी तो उठी ही नहीं। फिर चुपके से आई मौत। पथ संचलन में कार्यकर्ता को दिल का दौरा। मौत ने ऐसे घेरा, सब रह गए हैरान। गरबा में मौत का नाच, सदमे में परिवार। साइलेंट किलर का शिकार। मौत कब आ जाए, कब दस्तक दे दे, हंसता खेलता हुआ शख्स कब दुनिया को अलविदा कह दे, ये कोई नहीं जान सकता है। ये तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। यूपी का सीतापुर है ये। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पथ संचलन कार्यक्रम में पथ संचलन चल रहा था। पूरे जोश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ स्वयंसेवक हाथों में डंडा लेकर चल रहे थे। पीछे ये टोली जिसमें कोई ड्रम बजा रहा था, कोई दूसरा यंत्र, सब कुछ सामान्य सा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हड़कंप मच गया। ड्रम बजा रहा ये कार्यकर्ता एकदम से गिर गया। ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं। गुरुवार दोपहर को पथ संचलन के कार्यक्रम के दौरान बैंड बजाने के साथ स्वयंसेवक हाथों में डंडे लेकर पथ संचलन के दौरान सड़कों पर उतरे। इस पथ संचलन में सेरुकहा के रहने वाले विंदेश्वर बख्श सिंह का बेटा अंकित सिंह भी आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल हुआ था। पथ संचलन कार्यक्रम में अंकित सिंह ड्रम बजा रहा था। रैली शुरू होने के बाद कुछ दूर तक अंकित ने ड्रम बजाया और कुछ दूरी पर जब पथ संचलन पहुंचा तो अचानक अंकित सिंह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। फौरन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने अंकित को डेथ डिक्लेयर कर दिया। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है।
कुछ दिन पहले एमपी के खरगोन से आई इन तस्वीरों ने सबको झकझोर कर रख दिया था। देखिए, मौत ऐसे नाच कर आती है जो पल भर में तो खुशियों से भर देती है और पल भर में सब कुछ छीन लेती है। सोनम और कृष्णलाल की 5 महीने पहले शादी हुई थी। प्यार भरे इस गीत पर दोनों गरबा कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल सोनम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। वो नाचते नाचते गिर गए। लोगों को लगा शायद एक्टिंग है या फिर चक्कर आ गए, लेकिन सोनम ने दम तोड़ दिया था। सोनम की हार्ट अटैक से मौत हुई। सोनम का पति के साथ ये आखिरी गरबा हो गया। दोनों ही शहर की तस्वीर कह रही है, क्यों दिल है बेचारा। सीतापुर से संदीप मिश्रा और खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम कपाट बंद होने की तिथि तय हो गई है। इस बार चारधाम यात्रा 25 नवंबर तक चलेगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय हो चुकी है। 3 धाम 23 अक्टूबर तक बंद हो जाएंगे, तो बद्रीनाथ की यात्रा 25 नवंबर तक चलेगी। सबसे फूल पाती सजेगी, पूजा भोग लगेगी, कुबेर जी तेरा जब राम आज, कुबेर जी तेरा जब राम आज। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा 25 नवंबर को पूरी हो जाएगी। गुरुवार को विजयदशमी पर बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का मुहूर्त तय हो गया, तो इसी के साथ चारों धामों के कपाट बंद होने का दिन और समय तय हो गया है। सबसे आखिर में 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। इसके लिए दोपहर 2:56 का मुहूर्त तय किया गया है। 23 अक्टूबर भैया दूज के दिन केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। केदारनाथ के कपाट जहां सुबह 8:30 बजे बंद होंगे, वहीं यमुनोत्री के कपाट दोपहर 12:30 बजे बंद होने हैं। सबसे पहले 22 अक्टूबर को सुबह 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। समय आता है 12:30 पे समस्त श्रद्धालुओं के लिए मां यमुनोत्री धाम में मां यमुना के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बढ़ा दिए जाएंगे। और उसी के बाद जो है 23 अक्टूबर के बाद मां यमुना जी के दर्शन शीतकालीन प्रवास खुशीमठ खरसाली में आगामी अक्षय तृतीया तक जो है होते रहेंगे। आपदा का असर और डर चारधाम यात्रा में इस बार साफ दिखा, पर बावजूद इसके अब तक करीब 46 लाख श्रद्धालु चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में करीब 50 दिन बाकी हैं। मंदिर समिति को उम्मीद है कि बचे हुए वक्त में भी यात्री चारधाम पहुंचेंगे। लैंडस्लाइड हुए, क्लाउड ब्लस्ट हुए, उनके कारण जो है कि यात्रा काफी बाधित हुई, लेकिन इस समय पूरी तरह से जो है कि हमारी सरकार, शासन प्रशासन, राज्य आपदा प्रबंधन सभी लोगों ने जो है कि रोडों को ठीक प्रकार से, सारी सड़कों का जो है कि ठीक प्रकार हो गई है। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। भारी बरसात के बाद फिर एक बार चारधाम यात्रा ने जोर पकड़ा है और उम्मीद यही है कि 25 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने तक यात्रियों की संख्या 50 लाख पार कर जाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वाराणसी में मूसलाधार बारिश के बीच प्राचीन भरत मिलाप करवाया गया। 400 साल पुरानी परंपरा को निभाया गया। भरत मिलाप के दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भरत मिलाप किया गया। ये 400 साल पुरानी परंपरा है जिसको बनारस में उसी तरह से निभाया जाता है जिस तरीके से रावण को हराने के बाद जब अयोध्या लौटे थे श्री राम और फिर भरत मिलाप हुआ था, ठीक उसी अंदाज में अलग अलग किरदार में लोग नजर आते हैं और भरत मिलाप होता है। इस बार बारिश के बीच में ये भरत मिलाप हुआ और हर बार की तरह इसको देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा थी। तेज बारिश के बीच ये भरत मिलाप हुआ।